नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। वीडियो कहेंगे या पॉडकास्ट कहेंगे? वीडियो पता नहीं मतलब आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो तो मतलब हम भी हम एक्सपेरिमेंट पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारा मन कर रहा है पॉडकास्ट। तो हम पॉडकास्ट कहेंगे। मेरे साथ है विकास योगी जी, जो है आईसीएन स्टूडियो नाम का एक यूट्यूब चैनल और इंडिया कार न्यूज़ नाम का एक वेब पोर्टल चलाते हैं। ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हम दोनों लोग हैं, तो बात भी ऑटोमोबाइल की करेंगे सर। तो मुद्दा आज का है बॉयकॉट चाइना। कैसे बॉयकॉट चाइना पॉसिबल है या क्या चीज़ें, उस पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा सटल वे में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे कि बॉयकॉट चाइना जो है वो कितना पॉसिबल है। ऑटो सेक्टर की हम बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसकी थोड़ी सी नॉलेज है और विकास भैया सीनियर है तो थोड़े से इनपुट्स हम उनसे भी ले लेंगे और मैं थोड़े से इनपुट्स पुश कर दूंगा। बिल्कुल, मैं नए ज़माने के इनपुट्स ले लूँगा पुराने ज़माने के ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, इंपोर्ट्स की बात करते हैं। इंडिया में इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 17 बिलियन US डॉलर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा का इम्पोर्ट पिछले साल हुआ था, जिसमें 27% हिस्सा यानी कि लगभग 4.5 बिलियन रुपीज US डॉलर, नॉट रुपीज, का जो कंपोनेंट्स या जो भी पार्ट्स आए वो चाइना से आए जी। बेसिकली 27% चाइना से पिछले साल आए 2019 में। अगर आपको एक कंपैरिजन करना हो तो 2010 में ये चाइना से आने वाले पार्ट्स की जो टोटल प्रतिशत थी वो 10% थी। तो 10 से लेके 27% तक हम बढ़ गए हैं। चाइना से इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है बीच में। तो ये बढ़ता हुआ जो ग्राफ है ऊपर जाता हुआ, चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट है चाइना पे। करेक्ट। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, हर मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से। कुछ कोई कम है कोई ज़्यादा है, पर है। लॉकडाउन में हमें देखने को भी मिल गया था काफ़ी सारे सप्लाई चेन इश्यूज जो है उनको आ गए थे इनिशियली जब वुहान बंद हो गया था। तो ये चीज़ें, क्या प्रोडक्ट हम सोर्स करते हैं चाइना से, मतलब क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स क्या लाते हैं चाइना में, उनमें अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग सिस्टम्स, अपना गियर बॉक्स से रिलेटेड कुछ पार्ट्स ऑडियो जो होता है उससे रिलेटेड है, कुछ पार्ट्स ऑडियो में ही जो टच स्क्रीन है उससे जुड़े हुए पार्ट्स हैं। उसके साथ में कुछ पार्ट्स हमारे आ जाते हैं कि भैया जैसे जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एलॉय व्हील्स जो होते हैं 2 व्हीलर्स के एलॉय व्हील्स। बहुत बड़ा मार्केट है जो चाइना से आता है। हमें लगता है सिर्फ पंजाब में, करेक्ट, बट एलॉय व्हील्स चाइना से। टायर्स जो है वो भी आते हैं चाइना में, फैक्ट्रीज है। हालांकि चाइना के अलावा भी टायर की कई फैक्ट्रीज और है जहाँ से इंडिया सस्ते में सोर्स करता है, थाईलैंड वगैरह, पर चाइना से भी एक बड़ा ऐसा आता है। ये कंपोनेंट्स बड़े बड़े हैं। एक शब्द में बताओ सर, पहले तो डिटेल में भी जाएंगे हम, पहले एक शब्द में हाँ या ना में बताओ कि क्या बॉयकॉट चाइना आजकल में पॉसिबल है? आजकल में अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो वो शब्द होगा नहीं फीजिबल उतना ज़्यादा नहीं है। एकदम से आप बोलो कि भैया आज से अपन चाइना से कट्टी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम सिर्फ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में हम जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मारुति है, ह्यूंडई है, होंडा है, हम सिर्फ ये बड़े फेसेस देखते हैं क्योंकि ये हमें कार, हम ये देखते हैं कि सुजुकी मतलब जापान, होंडा मतलब जापान, टाटा मतलब इंडिया। करेक्ट। जबकि डीप इन एग्जैक्टली रियलिटी अलग है। बिल्कुल। और इनफैक्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हम लोग सिर्फ जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि मारुति एक गाड़ी बना रही है, बट मारुति जो गाड़ी बना रही है उसमें हजारों जो वेंडर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है कि जब तक वो कंपोनेंट्स हमें देंगे नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। तो पूरा सप्लाई चेन ऐसे काम करता है। मारुति हर चीज इन हाउस नहीं बना सकती है और बनाना सही भी नहीं है, ठीक है। किसकी जो एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल किसी की गियर बॉक्स में एक्सपर्टीज है, सो व्हाई नॉट सोर्स इट कि आप खुद बनाओ। उससे बढ़िया कि मैं बेस्ट यहाँ से बनाऊँ। फॉर एग्जांपल AMT की हम बात करें तो मैग्नेटी मेरेली बेस्ट AMTs बनाती है, तो उन्होंने बोले कि भाई हम उनसे ले लेंगे, टाटा भी उनसे ले लेता है। तो ये तो बात होगी बॉयकॉट चाइना क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उसकी थोड़ी ब्रीफ की, इस पे डिटेल में हम जाएंगे। क्या कल या लेट्स से अगले एक वीक में, अगले एक महीने में या एक साल में कह दो यार, एक साल में हम जो 27% चीजें चाइना से ला रहे हैं, क्या वो एक साल में हम इंडिया में ही डेवलप कर सकते हैं? अगेन बहुत ही मुश्किल है। ऑल्दो 10 साल एक अच्छा मतलब वो हो जाता है। हाँ ठीक है, स्कोप है 10 साल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे क्या पॉसिबल हो पाता है और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। बट चाइना से हम क्यों सोर्स करते हैं? आपको क्या लगता है क्यों हम जापान से सोर्स नहीं करते, जो कि इटसेल्फ एक ऑटोमोबाइल में बड़ा नाम
रहा है, जर्मनी रहा है। हम करते थे पहले, चाइना जब 10% था तो हो सकता है शायद जर्मनी या जापान में से कोई ज़्यादा परसेंटेज पे रहा हो, बट अब नहीं करता है। क्यों? उसका एक सीधा सा एग्जांपल आप मतलब ऑटोमोबाइल से नहीं, मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन्स कोरियंस भी बनाते, साउथ कोरियन सैमसंग बनाते हैं, और मुझे अगर साउथ कोरियन एक ढंग का फ़ोन चाहिए वो मुझे 50,000 के आसपास का मिलता है, ढंग का फ़ोन, क्वालिटी फ़ोन मुझे बढ़िया एकदम, मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस, मॉडर्न सब कुछ। और अगर मेरे को वही चीज़ OnePlus 35,000 या 37,000 में दे रहा है, तो एज अ बायर मेरे को लगता है कि यार ये 37,000 में मुझे और इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर कॉन्फ़िगरेशन ये मुझे दे रहा है, फास्ट प्रोसेसर दे रहा है, तो मैं वहाँ ले लेता हूँ। तो बिजनेसेस हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे काम होता है। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस वहीं पे आ जाती है कि चाइना से हम लोग बहुत सारे पार्ट्स या कॉम्पोनेंट्स से सोर्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन इतना मास स्केल पे हो रहा है कि वो लोग जर्मनी को भी भेज रहे हैं, जापान को भी भेज रहे हैं, इनको भी भेज रहे हैं, इंडिया को भी भेज रहे हैं, तो उनके लिए प्रोडक्शन करना इतना इजी है, इतने मास स्केल पे होता है कि वो कॉस्ट इतनी कम आ जाती है ऑटोमेटिकली कि वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। और यही बिजनेस का एक सेंस भी होता है कि मैं बहुत महंगी चीज लेके ₹1 के मार्जिन पे काम करूं और मैं कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती लेके थोड़े ज्यादा मार्जिन पे काम करूं, तो मार्जिन्स का जो सारा जो खेल होता है वही बिजनेस वही आ जाता है, बिजनेस वही होता है। मतलब ठीक है, अगर आप एज ए कंज्यूमर में अगर सोचो, एज ए कंज्यूमर में अगर बोलूं कि यार मेरे को अगर 1,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, अगर एक 25,000 के फ़ोन की जगह मैं 26,000 देता हूँ और मेरे को मेड इन इंडिया लेना है, तो शायद मैं ले लूँगा। बट एज ए ब्रांड अगर कोई बोले कि तेरे को हर फोन पे 1,000 रुपये कम पड़ेंगे और आपको बस अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो जापान से चाइना शिफ्ट करना है, तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको लगने लग जाता है। करेक्ट। कॉस्ट एक चीज़ होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मुझे लगता है एक बड़ी चीज़ है। आप चाइना जाओ, चाइना में शंघाई जाओ, बीजिंग जाओ, शेंजन जाओ, वुहान जाओ, आपको जो चाहिए वो आप वहाँ पे लोकल मार्केट या जैसे भी तरीका होता है वहाँ पता करो, और वहाँ पे हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपको वहाँ इजीली मिल जाए कि भैया जो क्वालिटी आपको चाहिए वो क्वालिटी भी वो बना देंगे, जो तरीका आपको चाहिए वो तरीका भी बना देंगे, फटाफट वो आपको डिलीवर भी कर देंगे। प्लस कई बार ये और हो जाता है कि आप देख के आते हो कि अरे एक अलग तरीके का मार्केट और पैदा हो रहा है, एक अलग तरह का प्रोडक्ट और आ रहा है, तो मैं उसका भी बिजनेस कर दूँ। मैंने ये देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, चाइना जाते हैं बस पैसा लेके, थैला लेके, और वो देखते हैं कि अच्छा ये बिजनेस मैं बेच दूंगा अपने गाँव में, अपने शहर में, वो पैसा उसको देता है, कंपोनेंट वहाँ से लेता है, यहाँ आता है, प्रोडक्ट देता है। तो ये ऐसा माहौल उनके वहाँ डेवलप हो गया है। ये एक बड़ा रीज़न है कि चाइना जो है वर्ल्ड के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो गया है, हब हो गया है, जो भी आप कह लो। तो वो एक बड़ी चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, चाइना सबको पकड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही चाइना बेच रहा है या सिर्फ बड़े प्लेयर्स को बेच रहा है। चाइना ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको बेच रहा है, कुछ को तो खरीद भी रहा है चाइना, कुछ कंट्रीज को। लेकिन चलो उस पर बाद में आते हैं। कैसे आप देखते हो मैन्युफैक्चरर्स जिनकी ओरिजिन तो नहीं कह सकते, मतलब जिनका स्वामित्व है, जिनका ओनरशिप जो है वो चाइना के हाथ में, MG और वोल्वो इंडिया में 2 बड़े एग्जाम्पल है। दोनों का केस थोड़ा अलग है, दोनों को किस तरीके से आप देखते हो बताएं। मेरा देखने का मतलब मेरा क्या, मतलब हर कंज्यूमर का, हर किसी का शायद वही तरीका होगा कि वॉल्वो जब भी हम सोचते हैं तो वॉल्वो के साथ में हम चाइना एसोसिएट नहीं करते हैं। वैसे नहीं करते क्योंकि वॉल्वो की ओरिजिन स्वीडन की रही है, R&D आज भी वहीं पे होती है, डिज़ाइन सारा वहीं पे होता है। बस उस कंपनी को में जो इन्वेस्टमेंट है, जो उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए चाहिए था फाइनेंशियल क्रंच के टाइम पे, वो गिली करके कंपनी है जो चाइना की है। तो हो सकता है कि कोई जापानीज मैन्युफैक्चरर वॉल्वो में इन्वेस्ट कर देता, हो सकता है कोई जर्मन कर देता, हो सकता है कि टाटा कर देता, बट गिली ने कर दिया। और गिली अब वॉल्वो में क्योंकि पैसा लगा रही है, बट वॉल्वो एसेंशियली एक चाइनीज कंपनी नहीं हो जाती है मेरे हिसाब से। MG के केस में थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा नहीं भी है। आपको पता कि एक बड़ा फर्क ये है कि MG इंडिया में, MG का क्लेम है कि वो हेक्टर को 75% इंडिया में बना देती है, बाकी पार्ट्स को लेके आते हैं। बेसिकली वर्ड है लोकलाइजेशन, कि हम 75% लोकलाइजेशन कर देते हैं। हालांकि लोकलाइजेशन का झोल जो है वो झोल नहीं कह सकते, उसका एक डेफिनेशन में क्या चीज़ फॉल नहीं करती, उसकी हम डिस्कशन अभी आगे करते हैं। लेकिन MG का ये कहना है, वोल्वो दूसरी ओर से इंडिया में बनती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती उनकी, वो कहीं और से बन के यहाँ आती है। तो इस हिसाब से तो MG जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडिया के वेंडर्स के लिए वोल्वो के मुकाबले।
ऑफ कोर्स, मतलब आप जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सेटअप करके बैठे हो, यहाँ के एम्प्लॉयज हायर किए हैं, 2,500 करोड़ आपने लगाए हैं एक फैक्ट्री को खरीदने में, तो जैसे गुजरात में 2200 करोड़ की फैक्ट्री और प्लस वो बोल रहे हैं 800 करोड़ और इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल, तो लगभग इतना आपने गुजरात में इन्वेस्ट किया है, एक फैक्ट्री को खरीदा है, वहाँ के लोकल लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लोकल वेंडर्स जो हैं उनको आप बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहे हो कि भैया मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बेयरिंग चाहिए, तो बेयरिंग के लिए आपने लोकल किसी वेंडर से टाइप किया कि मुझे आप बेयरिंग्स दे दो, इस क्वालिटी के नट बोल्ट्स चाहिए, मुझे स्टील चाहिए, मुझे, तो वो सारा एक इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग आती है। लोकलाइजेशन के वापस लौटते हैं, ये तो एमजी और वोल्वो का हमारा नज़रिया हो गया, क्योंकि वो चाइना बेस्ड, उनमें डायरेक्ट हमें पता है कि उनकी ओनरशिप आए। कुछ और ऐसी कंपनीज जिनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है चाइना का, कंप्लीटली ओन नहीं करते या एक मेजर शेयर नहीं होगा। हालांकि एमजी वाले बात में एक ये चीज़ है कि R&D जो है एमजी की वो सारी की सारी शंघाई में होती, मतलब बेसिकली चाइना में ही होती है सारी। ये तो बात होगी मैन्युफैक्चरिंग या ओनरशिप की। लोकलाइजेशन पे जब आते हैं, मारुति क्लेम करता है कि उनकी कुछ कार्स 98% के लोकलाइजेशन पे जाती है। Hyundai ने भी शायद ये क्लेम किया था नियोस के लिए, किसी एक और कार के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब बहुत हाई नंबर था, 95% या उससे प्लस में जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा लोकलाइजेशन नंबर हो जाता है अगर आप अपनी कार को जाके देखो और आप उसमें कहो कि यार इसमें एक कोई इक्का दुक्का पार्ट मेरा चाइना से, बाकी सब मेरा इंडिया से। सही बात। मेरे को हजम नहीं होती है ये बात, और इस चीज़ की फैक्ट मुझे थोड़ा सा टाइम पहले ही पता चला, आपको शायद पहले से ज़्यादा पता होगा। वो ये कि मारुति या टाटा या Hyundai जो इतनी ज़्यादा लोकलाइजेशन कर पा रही है, उनका लोकलाइजेशन का मेथड ये है कि हमने कितने वेंडर्स, इंडिया के ही वेंडर्स से सामान खरीदा है। लेट्स से मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, मैंने बोला कि विकास भैया आप जो है आपकी कंपनी मेरे को नट बोल्ट बना के दे दे टायर्स का, तो काम हो जाएगा। और मैंने पकड़ लिया एक दूसरे बंदे को जो ऑडियंस में कोई है कि भैया तुम मुझे एलॉय व्हील दे दो, मेरा काम हो जाएगा। वो बंदा जो है उसने एलॉय व्हील देना शुरू कर दिया, बनाता है वो अपना जो भी। एक दिन वो चाइना घूमने गया, उसको पता चला कि अरे ये सेम एलॉय व्हील मैं चाइना वालों को बोलूंगा, वो सस्ते में बना के दे देंगे। सही बात। वो लाता है अपनी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री से रीबैजिंग करके वो मेरे को बेच देता है। मुझे तो लगता है मैं इंडिया से खरीद रहा हूँ, एक्चुअल पार्ट आ रहा है चाइना से, सोर्सिंग उसकी वहां से हो रही है। बिल्कुल, तो मतलब आई थिंक, और आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, आपने मुझे कोई चीज़ का ऑर्डर दिया है, तो आप एक चीज़ डिफाइन करते हो मेरे सामने कि मुझे ये क्वालिटी की चीज़ चाहिए। अब मैं कहाँ से लाता हूँ या लोकली बनाता हूँ, ये वेंडर जो लोकल वेंडर है या मैं जो लोकल वेंडर हूँ, मुझ पर डिपेंड करता है। अगर मुझे वही क्वालिटी कम पैसे में किसी और कंट्री या किसी और रूट से मिल रही है, तो मैं वहां से लाऊंगा, अपने मार्जिन्स लेऊंगा और आपको दे दूंगा वो चीज़। तो ये वैसे ही काम करता है। तो इसलिए जितना कंपोनेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो कंपोनेंट इंडस्ट्री खुद बिना चाइना के सर्वाइव करना उनके लिए इंस्टेंटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पूरा सप्लाई चेन आप ब्लॉक करने की बात कर रहे हो। ब्लॉक ऐसा एग्जैक्टली। तो अब क्या ये कहना सही होगा कि कंपनीज जो है वो मार्जिन्स पहले देखती है, पेट्रोटिज्म बाद में आता है उनका कि हालांकि ये देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बट ये चीज़ हमें ज़्यादा समझनी ज़रूरी है, या जो बायर्स हैं उनको ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि एक कंपनी जो है वो देशभक्ति जो है उनके लिए वो सेकेंडरी चीज़ हो सकती है। वो पहले एक बिजनेस कर रहे हैं, उनका प्राइमरी फोकस उनके बिजनेस और उनके जो एम्प्लॉयज़ है या उनका जो ओवरऑल एक्सपेंशन है उस पर ध्यान देना है। हम जब ये कहते हैं कि टाटा पूरा देशभक्त है, या हम जब कहते हैं कि लेट्स से वो कंपनी पूरी चाइनीज़ है, तो शायद उनके लिए वो चीज़ वैसी नहीं है, वो अपने बिजनेस को किसी और तरीके से देख रहे हैं। आई थिंक नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म जो होता है वो मतलब जो नेशनल आप बेनिफिट की बात करो, वो एक बाई प्रोडक्ट है। मैं एक बिजनेस सेटअप करता हूँ, उसको एक्सपैंड करता हूँ, मैं उसे जापान में लेके जाता हूँ, चाइना में लेके जाता हूँ, नेपाल में लेके जाता हूँ, बांग्लादेश में लेके जाता हूँ, अलग अलग कंट्रीज में लेके जाता हूँ, यूरोप में लेके जाता हूँ। तो मैं उस कंपनी को, इंडिया बेस्ड कंपनी को एक्सपैंड करके इंडिया की इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा हूँ। तो बाय प्रोडक्ट हो गया नेशनल बेनिफिट। फॉर एग्जांपल बजाज आज अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज में ये लोग अच्छा खासा बिजनेस बढ़िया करते हैं। KTM के साथ में हमें पता ही है सारा का सारा। तो यूरोप में बहुत अच्छा करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से होती है, कई सारी चीज़ों की। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है कि एक बिजनेसमैन जो डिसाइड कर रहा है कि इंडिया में ही रह के इंडिया को ही हब बना के और फिर वो चीज़ें एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है,
तो ऑब्वियसली वो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग उसमें ऑलरेडी होगी शायद, इसीलिए उसने सेटअप करने की कोशिश भी की है और एक्सपैंड करने की कोशिश भी की है। सो दैट मीन्स एक कोरियन कंपनी Hyundai जब इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के यहाँ से गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका भेज रही है, लैटिन अमेरिका मार्केट में बेचती है या कहीं और मार्केट में बेचती है, तो वो बेसिकली इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन है कोरिया की बजाय। कोरिया की ओर से वो ये हो सकता है कि हाँ हमारी कंपनी जो है वो ये कर रही है, बट प्लांट या जहाँ बन रही है उसका एक बड़ा फैक्टर आ जाता है। Absolutely. ये एक ये चीज़ है, मतलब अगर आप इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते थे अब तक वो चीज़। दूसरी चीज़, चाइना से प्रॉब्लम क्यों है हमें? लेट से MG ने जो GM का जो प्लांट MG ने खरीदा है हलोल वाला, उल्टा कर दिया। वो अगर जापान से कोई खरीद लेता, जापानीज खरीद लेता, या अमेरिकन या कोई जर्मन ब्रांड खरीद लेता, इंडियन खरीद लेता, चलो इंडियन तो खैर छोड़ो, जापान या उसका ले लो एग्जांपल, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हम आई थिंक इसके पीछे वो जियोपॉलिटिकल रीजंस और किस तरीके का पूरा माहौल है एक देश में, स्पेशली हमारे लैंड डिस्प्यूट और ये सब चलते रहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ये सब चलते रहते हैं। आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कुछ कंट्रीज़ के लिए, हर कंट्री में ऐसा होता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि इंडिया से जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और कंट्रीज हो, तो थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स होना मतलब हो ही जाते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ी, और चाइना बीइंग अनदर सुपर पावर नियर यू, कि इंडिया एशिया से दो ही एक मेजर अब जो फ्यूचर ग्रोथ लोग जो देख रहे हैं, दुनिया जो देख रही है वो या तो इंडिया से देख रही है, वो चाइना से देख रही है, तो हमारा वो टसल तो चलता रहेगा, बट वो ट्रेड बेनिफिट्स के साथ में वो टसल चलता रहता है हमेशा। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं आता कि भैया बंद करो। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप ऐसा कर दोगे अगर, तो सैंक्शंस या बॉयकॉट्स कोई और कंट्री की तरफ से भी हो सकता है। आज अब यूएस और चाइना की बहुत बड़ी टसल है, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली उन्होंने बंद कर दिया, बॉयकॉट टाइप कर दिया। ठीक है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोशिश की है कि हम लोकल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, वापस से सेटअप लेकर आओ, ये सब करो, क्योंकि वो शायद केपेबल भी उतने ज्यादा हैं भी। क्या हम एकदम से कर पाएंगे? आई डोंट थिंक इसका आंसर है। तो डिस्प्यूट्स की जो बात है वो चलता रहता है, यूएस के किसी और से डिस्प्यूट है, क्यूबन जो हम बात आई थिंक इससे पहले हम कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो सारा का सारा क्यूबन रेवोल्यूशन वो एंटी यूएस बहुत ज्यादा रहा है, वो प्रो यूएसएसआर रहा है, तो वो सारा माहौल जो है वो रहा है। तो डिस्प्यूट चलते रहते हैं, बट सैंक्शंस लगा देना सोल्यूशन नहीं है, किसी सोल्यूशन नहीं है। सैंक्शन से तो मुझे नॉर्थ कोरिया भी याद आता है। उन्होंने दुनिया पे लगा रखा है, ऐसा लग रहा है। खैर, एक अच्छा एग्जांपल जो मुझे याद आता है इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना रिलेशन के बीच में, कि लेट्स से अगर हम कल को या ओवर द टाइम एक साल में भी कह दो कि हम चाइना से कंप्लीट कट ऑफ कर लेते हैं हर एक प्रोडक्ट में, कि हम जो है उनसे नहीं ले रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा हो। कई लोगों का ये और कहना होता है कि आप चाइना से खरीद रहे हो, घूम के चाइना वाले मिलिट्री को बुलेट्स खरीद के हमें मारने को दे रहे हैं हमारे ही बॉर्डर्स पे आके। हालांकि इसका कितना % कहाँ पहुँच पाता है वो अलग बात है, क्योंकि चाइना जो ट्रेड इंडिया के साथ करता है वो बहुत कम है, उनके लिए इंडिया सिर्फ 2 से 4% के बीच में ही रह जाता है। और कई ऐसी कंट्रीज है जिनको यूएस जिनमें एक बड़ा ट्रेड, तो 2-4% से कितना ही फर्क पड़ता है वो। इस पॉइंट पे जब हम डिस्कस करें तो हमें ये रियलाइज होता है कि चाइना को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमें ज़्यादा नुकसान होगा हमारे उनके ट्रेड ब्लॉक करने से। सेम चीज़ हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया ने ये डिसाइड किया था। पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे कई चीज़ों में, नुकसान पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ था क्योंकि वो हमारे पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे बजाय हम उन पर डिपेंडेंट थे। हम भी कई चीज़ें रहते थे, सीमेंट हमारी वहाँ से आती थी, हमारे फ्रूट्स आते थे कहीं वहाँ से, तो वो फ्रूट हम उतने मिस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे भी फ्रूट हो जाते हैं, सिलाई मशीन तक। हाँ, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा नुकसान देगी चाइना की बजाय, ये फैक्ट है। बट ये तो बात हो गई कि भाई ठीक है हमें नुकसान होगा, हम नहीं कर सकते, बिजनेस सेंस में। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर में, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो हम कह रहे हैं कि लोकलाइजेशन में कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर चाइना से पार्ट उठा लाते हैं, हो सकता है उनको हमने कभी इतना प्रोत्साहन दिया ही नहीं कि वो इंडिया में ही ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिल जाए कि आप यहाँ पे क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो। डोंट बॉयकॉट चाइना, स्टार्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हियर यहाँ पे। आई थिंक ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि आप बॉयकॉट जो आप चाह रहे हो कि एकदम से बॉयकॉट वाली जो चीज़ शुरू है, जो कि हम लोग की मेमोरी क्या बहुत ही छोटी है, हम थोड़े दिनों बाद कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं और वापस से वही जीवन अपना शुरू हो जाता है भैया कि सामान्य जीवन चल रहा है और वही चीज़ें खरीदनी है जो खरीदनी है अल्टीमेटली। पर ये है कि अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स के हिसाब से देखो,
तो हमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पुश करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन, जैसा कि आपने कहा। तो प्रोत्साहन का मतलब क्या है कि उनके लिए प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है कि आपको एक्सपेंशन करना है तो गवर्नमेंट आगे से आगे बोले कि भैया क्या चाहिए आपको बताओ। हाँ, लोन्स चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ये नहीं होगी भैया ये भी करो ये भी करो ये भी करो। मतलब आप बेसिक एक नॉर्मल परचूनी की दुकान भी अगर आप खोलना चाह रहे हो आज तो 20-25 चीज़ें आपको करनी पड़ती है, उससे पहले चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरी गली के एंड में एक परचून की दुकान है, लॉकडाउन में उनकी दुकान खोली नहीं उन्होंने। मैंने कहा यार तुम्हें तो अलाउड है खोलना, तो बोलता है सर वो मैंने 3 साल पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है लोकल कहीं अथॉरिटी में, वो करवाया था तो वो अटक गया था, वो पैसे मांग रहे थे, ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसने वो कैंसिल कर दिया। वो किसी न किसी तरीके से 3 साल से अपना जुगाड़ कर रहा था। अब जब उसको उस लाइसेंस की जरूरत पड़ी तो उसकी दुकान बंद करनी पड़ गई। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे आती है, हालांकि चाइना को मैं आइडल एग्जांपल हम नहीं ले सकते कई चीज़ों में, लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि चाइना में क्या है कि अगर आप मैं अभी द वायर या द प्रिंट किसी की स्टोरी या कुछ देख रहा था, उन्होंने बोला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में सुधर तो गया है थोड़ा सा, बट अभी भी वो इतना बुरा है कि उसको ईज नहीं कह सकते। सही बात। और दूसरी चीज़, चाइना में अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंग्लिश मेरी थोड़ी तो वहां पे अगर आप करना चाहो तो वहां पे बहुत प्रोसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी सॉर्टेड प्रोसेस है। आप तुरंत, आपको भैया नया आइडिया है, मेरे को ये करना है, ये मेरा मार्केट कहीं ना कहीं हो, कहीं बेच लूंगा मैं, हो सकता है कि और कहीं डिमांड नहीं हो, अफ्रीका के किसी कंट्री में डिमांड है, मैं वो कर देता हूँ। इंडिया में कल को नए भगवान की मूर्ति जो नई टाइप की बनानी है, कोई बंदा बना रहा है। अभी वो मैंने देखा कल परसों एक बॉयकॉट चाइना की कैप्स जो है वो मेड इन चाइना है, वो चाइना में बना रहे हैं कि अच्छा अरे बॉयकॉट चाइना की कैप्स चाहिए इंडिया को, हम बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है आपको। तो वो जल्दबाजी में कर पा रहे हैं। हालांकि ये चीज ओवर द टाइम बहुत अलग अलग टाइप की रिफॉर्म से आई है। वहां पे थोड़ा सा रूल जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, उनकी पॉलिसी सिंपल है, सबका पेट बढ़ता रहे तो कोई ज्यादा परेशान नहीं करेगा, जो चीज इंडिया में नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ हमारे पास थोड़ी चीजें आवाज उठाने की फ्रीडम है हमारे पास। तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें जरूरत है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन, मोटिवेशन भी मिलता रहे। हमें पता हो कि हम जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं तो हम बेच सकते हैं, सही बात है, या वो क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है, उसकी ज्यादा हमें जरूरत लगती है। बिल्कुल, आई थिंक और ओवर द इयर्स स्पेशली अगर आप इंडिया की अगर आप बात करोगे, कई बार हम इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं खुद ही कि ये गलत है वो गलत है। अगर आप इंडिया का जो मार्केट ओपन लिबरलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो 91 से शुरू हुए हैं। टेक्निकली हम बहुत पुराने नहीं है ओपन मार्केट के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमने ठीक ठाक ग्रोथ अचीव की है ओवर द इयर्स। आज़ादी से के बाद में बहुत कम कंट्रीज हैं जो इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ, इतना बड़ा मार्केट लेके बैठे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने की है डेफिनेटली। 91 से बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए हैं। दिक्कत आई थिंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक आती है कि एक तो मल्टीपल टैक्सेस जो जीएसटी के थ्रू इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश भी की है, और भी कई सारी चीज़ें हैं टैक्सेशन से रिलेटेड ही इनको करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमें, जैसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड कैसे काम करता है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड ऐसे काम करता है कि मेरा चाइना से प्रॉब्लम है, यूएस का चाइना से प्रॉब्लम है, मेरा पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, या किसी कंट्री का किसी से प्रॉब्लम है, बट ट्रेड जो है उसको इफेक्ट नहीं होने देंगे। ऐसा हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे हो जाए कि ट्रेड इफेक्ट नहीं होने देंगे। हम कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं आप करते रहिए, पर ये है कि ये लोग ये बोलते हैं कि बिजनेस में हम लोग बीच में कुछ नहीं करेंगे, आनाकानी नहीं करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपको जहां सेटअप करना है वहां करो, आपको जो लगे। रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं बिजनेसेस को, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। टाटा का एग्जांपल, सिंगूर वाला जो उनको फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ गई थी, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया, जबकि इंडिया की ये कंपनी, इंडिया के ही एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेस के लिए, यहीं की गाड़ियां बनाने के लिए यहाँ पे प्लांट लगाने में दिक्कत हो रही है उनको। सही बात। ये एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट ले जाता है ग्लोबल लेवल पे। हम आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम आज बात करते हैं कि हमें एफडीआई जो है वो बढ़ानी है, तो बंदा पैसा तब लगाएगा ना जब उसे लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो है बाकी अब इनकी समस्याएं जो है वो समस्या इनकी जगह है, बट हमारा बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा। ये अगर किसी को श्योरिटी हो तो वो पैसा लगा दे, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि हमें टेस्ला फॉर एग्जांपल बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे वो कि इंडिया आए। मैंने अभी आई थिंक मॉर्निंग में न्यूज़ पढ़ी है या कल मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि आई थिंक वो लोग यूके में एक्सप्लोर कर रहे हैं और यूके में शायद वो लोग अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और इंडिया एक बहुत ही
आइडियल मार्केट उनके लिए हो सकता था। चाइना वो लोग शिफ्ट हो गए, चाइना में उन्होंने प्लान एस्टैब्लिश कर दिया था। वो उन लोग ने इंडिया भी एक एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, बहुत बार इन्होंने बातें भी की हैं, और एक आइडियल मार्केट इंडिया है भी। पर पॉइंट ये है कि हम लोग फिर रिस्ट्रिक्शंस अगर कई बार डाल देते हैं कि भैया इतनी % चीजें आपको लोकली खरीदनी पड़ेगी। आप ये देखो कि वो आके सेटअप कर रहा है, 20-30% भी अगर वो लोकली सोर्स कर रहा है, चाहे 70% बाहर से कर रहा हो, बट वो 30% से शुरुआत है। आप चीजें लाके दो, वेंडर्स ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम खुद ब खुद बन जाता है। हाँ, मतलब जैसे लेट्स सी एमजी फॉर एग्जांपल, अगर आप एमजी की देखो अब तक की जर्नी, 3000 करोड़ उन्होंने वो कहते हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, 75% लोकलाइजेशन वो कर रहे हैं। राइट। ऐसे ही अगर आप किसी मैन्युफैक्चर बुलाना चाहो, वो अगर बोलेगा देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सीधा मैं इतना मैन्युफैक्चरिंग करूँ, मेरे पास प्लांट रेडी नहीं है, लेट्स से मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए हाइपरलूप फॉर एग्जांपल, वर्जिन हाइपरलूप जो आ रहा था, सही बात, जो कि अब क्रश हो गया पूरी तरीके से, वहां पे किया जा सकता था कि ठीक है आप आओ, आपको क्या चाहिए आप बताओ, हम आपको जमीन देते हैं या जो भी पार्ट है वो दे देते हैं। आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आप जब 3-4 साल बाद में ऑपरेशन शुरू होने के 3-4 साल बाद में जब आप इन फंक्शन हो, तो आप कोशिश करो कि आप जितना बेनिफिट अर्न कर रहे हो उसका 80% वापस इंडिया में लगा देना, या 50% इंडिया में लगा देना, नॉट एट द स्टार्ट बट एटलीस्ट जब आपका सेटअप हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंपनी ने यहाँ पे जाके टनल्स बना के अपनी हाइपरलूप बिछाई है वो भागेगी तो है नहीं। जब आप उनको बोलोगे कि अब आप 80% हमें दो, बट आप ये पहले शर्त रख सकते हो, उनको भी ये लगेगा एटलीस्ट 4 साल तो हमें फ्रीडम है कि हम जो है अपने हिसाब से बिजनेस करें, उसके बाद वो चीज़ों पे आए। और टेस्ला भी, जैसे कि अभी आपने हाइपरलूप का एग्जांपल दिया या फिर टेस्ला का एग्जांपल लिया, टेस्ला क्वालिटी के लिए जानी जाती है। उसको जो सर्टेन क्वालिटी उसने स्टैंडर्ड सेट किया है, वो नीचे नहीं जा उसके नीचे नहीं जा सकते। कोई भी ब्रांड को जाना भी नहीं, जो आपने सेट किया उसे नीचे नहीं जा सकते आप, कि क्योंकि मेरे को इंडियंस को खुश करना है, वो एक बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में। तो ये चीज है कि मेरे को क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो वो क्वालिटी लोकल वेंडर नहीं देगा तो वो इंटरनेशनल वेंडर से लेकर आएगा। सिंपल सी बात। सही बात है। जीप का एक मुझे अच्छे से याद आता है, मैं जीप कंपास फर्स्ट टाइम जब देखने गया था, तो जीप का हिंज जब आप खोलते हो, बूट लिड खोलते हो, तो उसमें जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं बोल रहा हूँ नाम अभी, जो प्रेशर पंप होता है ना, जिससे टिका होता है, जिसपे बूट लेट जो टिका होता है, अच्छा, तो जो खुलने टाइम हाइड्रोलिक वाला जो उस पर लिखा है मेड इन यूएसए। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये यहाँ बनती है तो ये यूएसए क्यों लगा हुआ है? तो बोल सर इसका ये पार्ट जो इसकी क्वालिटी है वो हमें यहाँ मिल नहीं रही होगी, तो हम यूएसए से ले आते हैं। तो वो अपनी छोटी छोटी क्वालिटीज को कंपनी मेंटेन करना चाहती है। हो सकता है उनको आज कोई मैन्युफैक्चरर राजी हो जाए कि हम यही क्वालिटी बना के देंगे आप, सही बात है, तो यहाँ से ले लेंगे, उनका तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बच रहा है ना, उनकी क्या दिक्कत है। तो ये चीजें समझनी हमें पड़ेगी कि कैसे चाइना बना और कैसे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं रादर देन हम उनको बॉयकॉट करें। करेक्ट। हम धीरे धीरे आज अगर कंपोनेंट्स, स्मॉल कंपोनेंट्स को प्रोत्साहन देने लगे, हम हमारे मैन्युफैक्चर, जैसे कि हम मैग्नेटिक मरेली की हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक मरेली जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन है मैग्नेटिक मरेली, ठीक है, वैसे भी इटालियन हम कर नहीं सकते। अच्छा थोड़ा सा इटली का तो हमारा प्रॉब्लम अलग है सर। तो मैग्नेटिक मरेली को मारुति ने काफी सपोर्ट किया था इनिशियली, कि आप बनाइए हम आपसे लेंगे, श्योरिटी उनके पास मार्केट ऑलरेडी सेट है कि कोई ना कोई ले रहा है हमसे ऑलरेडी, तो हम बनाना शुरू करते हैं। वैसे ही कोई और वेंडर रहा होगा जो हमें अभी याद ना आ रहा हो, फिएट की तो पूरी जिंदगी इंजन्स बेच के फिएट की रही है। तो अगर मारुति का सपोर्ट नहीं होता, फिएट 1.3 आज देख लो आप, 1.3 बंद होने के बाद में मारुति डीजल इंजन नहीं है, डीजल इंजन नहीं BS6 में, और मारुति ने बोल दिया कि 1.3 अब हो नहीं सकता, ये लोग ने बोल दिया हम अपग्रेड नहीं कर सकते। तो मार्केट इतना बड़ा चला गया। तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दो, और वेंडर्स को हमें जो प्रमोट करना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो प्रमोट करना है, कंपोनेंट्स को करना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि करो, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज हर एक बड़ी कंपनी ही इनिशिएटिव नहीं ले पाएगी, हर एक जगह सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले पाएगी, कंबाइंड एफर्ट की बात है। टाटा अभी जब नेक्सॉन ईवी जो है करंटली चल रही है वो 55% या 60% इंडिया लोकलाइजेशन उनका हुआ है, बाकी उनका मेजर पार्ट अभी भी चाइना या कुछ कंट्री से आ रहा है, बिल्कुल, जिसमें बैटरी एक बड़ा पार्ट है। चाइना ने टाई अप किया एक कंपनी के साथ में, टाटा ने टाई अप किया चाइना की कंपनी के साथ में, जो पुणे में बैटरीज डेवलप करना शुरू करेंगे अभी। करेक्ट। अगर ये बात लेड एसिड बैटरीज की हुई होती तो हमारे पास एमरॉन है, हमारे पास एक्साइड है, कोलकाता बेस्ड है, तो वो कर देते। बट लिथियम आयन जो है उसके अभी भी मैन्युफैक्चरर्स चाइना में ज़्यादा है, मतलब लिथियम आयन। और इनफैक्ट जैसा कि हम बात कर रहे थे
बाहर से सोर्स करने की भी बात हम कर रहे थे, तो वो भी एक ऐसा फैक्टर है कि बाहर की भी कई कंपनियां जो है चाइना से सोर्स करती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए लिथियम आयन में इनफैक्ट कई कंपनीज आज क्लेम करती हैं, महिंद्रा क्लेम करती है और बाकी कंपनीज क्लेम करती है कि हम लोग लोकली बना रहे हैं आज की तारीख में बैटरीज। मतलब टाटा कोशिश कर रहा है, टाटा कोशिश कर रहा है और ये लोग बोलते हैं कि हमने इंडिया में ही बनाई है, बट पॉइंट ये कि उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर भी, वो होता है सेल। सेल आपको बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया में जो कोरियन भी है। तो उसमें जैसे टॉप 5 की अगर बात करोगे तो 2 चाइनीज हैं, कुछ एक 2 अमेरिकन हैं, एक जापानीज है, कोरियन भी है शायद कोई। तो ऐसे करके ये सारे हैं, और जो सबसे सही रेट में और सबसे सही ठीक ठाक क्वालिटी का अगर कोई दे रहा है तो वो चाइना वाले दे रहे हैं। इस वजह से टाटा उनसे सोर्स कर रहा है, वरना नेक्सॉन ईवी वो बना ही नहीं पाएंगे टेक्निकली अगर आप बात करो तो बिना चाइना। टाटा चाइना से ही सोर्स होता है। इनफैक्ट जो MG ZS EV में जो वेंडर है जो उनको दे रहा है TAIL TCIL पता नहीं इसका नाम है, वही वेंडर है BMW मिनी जो इलेक्ट्रिक है उसका वेंडर है जर्मनी में जो जा रहा है। तो वेंडर्स वही मोस्टली वहीं से है, बेसिक वहीं से आ रहे हैं। तो ईवी की भी अब अगर आपको ईवी में फ्यूचर बनाना है तो टाटा को चाइना, मतलब टाटा ईवी को भी अगर फीचर देखते हो आप नेक्सॉन ईवी या अल्ट्रॉस ईवी को, तो वहां भी चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट टाटा की तो डिपेंडेंसी चाइना पे ज्यादा है, JLR के थ्रू। करेक्ट, JLR एक बड़ा मार्केट है उनका, और JLR की सेल्स डायरेक्टली चाइना पे डिपेंडेंट रहा है बहुत ज्यादा। कुछ और इनसाइट्स इस पे अब वही है, अगर आप जागवार लैंड रोवर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 2 ये ब्रिटिश ब्रांड है, ओन्ड बाय इंडियन है, बट जो डिमांड जैगवार लैंड रोवर की दीवानगी जो चाइना में है, और जो बायर है, मतलब जिस हिसाब से ज्यादा सक्षम बायर है, किसी और मार्केट में इतना नहीं है, हाँ, जितने पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक वेल स्पेशली मेजर सेंटर्स की अगर बात करोगे, शंघाई की बात करोगे या बीजिंग की बात करोगे, इन सब जगहों पर जैगवार लैंड रोवर पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए टाटा खुद एज अ ग्रुप, जो कि JLR उनकी बहुत ही ठीक ठाक प्रॉफिटेबल इन्होंने टर्न कर दी थी उस कंपनी को, आज लॉस में जा रहे हैं इसलिए क्योंकि चाइना में थोड़ा डिमांड कम हो जा रहा है। तो चाइना बहुत डिपेंडेंसी है, चाइना पे डिपेंडेंस। इनफैक्ट टाटा के काफी सारे बिजनेस और भी है जो चाइना में चलते हैं। पैसेंजर व्हीकल की बात कर लो, सही, पैसेंजर व्हीकल्स की देख लो। अभी मैं कल परसों कोई पढ़ रहा था, उसमें बोला टाटा के जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल है, जो नेक्सॉन वगैरह जिसको हम देखते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है टाटा मोटर्स में, वैल्यू है JLR की साइड की। तो टाटा मोटर्स का जब शेयर बढ़ता है तो उसका मेन असर JLR की वजह ड्राइव से होता है। तो वो एक बड़ी चीज है। ग्लोबलाइजेशन के दौर पे हर कंपनी एक दूसरे अलग अलग मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। आप हम उनको बैन करेंगे, वो शायद हमें कर देंगे। इसका सॉल्यूशन जो है हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी बेहतर हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। वोकल रिफॉर्म्स बेसिकली हमारा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, रिफॉर्म्स और प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। ज्यादा बेहतर बिजनेस आप शुरू कर दो, खुद कंपनी शुरू कर दे, गवर्नमेंट सपोर्ट करना शुरू कर दे तो बेहतर हो जाए। मोदी जी नहीं आके बोल सकते हैं 9 बजे कि लेट्स बैन चाइना, पॉसिबल नहीं है। बट वो ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनो भाई। बिल्कुल, तो वो चीज कह भी दी है, कह देंगे क्या, लोकल पे वोकल बनो। और अब वो समझते कैसे हो आप, वो आपकी जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस पे बेस्ड। और हमारे मैन्युफैक्चरर भी थोड़े समझे कि भारत की बात करना अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात करना अच्छी बात है, पर आत्मनिर्भर भारत ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कंपनी बनाई, उसका नाम है लावा, और मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ चाइना में और बोल रहा हूँ इंडिया में। हाँ, तो फिर ऐसा वो तो फालतू थंपिंग हो गई, चेस्ट थंपिंग। मुझे कई लोग बोलते हैं मैं लावा का फोन यूज करता हूँ, तू सैमसंग का करता है। मैं कहा अच्छा तो ठीक है, मुझे पता नहीं था लावा मतलब इंडिया। एक वो फोन आया था ना बीच में 251 रुपए में फोन, हाँ, जो स्कैम था पूरा, हाँ, जिसमें इंडिया का वो फ्लैग फ्रीडम टू। तो वैसी हरकतें नहीं करनी है, थोड़ा सा मार्केट ऐसा हो कि जब जैसे टाटा ने सिंगूर में प्लांट लगाया तो मुश्किलें आई, ऐसी मुश्किलें दिखेंगी तो बाहर के लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा फ्रीडम वाला मार्केट हो तो ज्यादा बेहतर हो। बाकी तो ये हमारे सजेशन, ये हमारे थॉट्स हैं, आप अपने शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कोई परेशानी नहीं है। आप लहजे से फैक्ट्स के साथ बात करो तो सुन के भी अच्छा लगेगा, क्रिटिसाइज भी करोगे तो भी मजा आएगा। बाकी क्रिटिसाइज करते रहना, क्योंकि पॉडकास्ट पहला है हमारा, और बाकी आगे कैसे बनाने हैं तो वो आप बताएंगे। और हमें पता ही नहीं है पॉडकास्ट के बारे में, आप ही बताओगे हमें कि क्या चीज़ है, किस तरीके से क्या होता है। बेसिकली आप ही सुनते हो तो आप ही ज़्यादा बताओगे कौन क्या करता है। बाकी फिलहाल दोस्तों इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।